हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 2, उसकी जो सारांश है, कहानियों की सारांश बन रही है और कविता पदों की, उन सभी का हम लोगों ने यहाँ पे सारांश करना है ना। तो सभी का चैप्टर वाइज मैं सारांश अपलोड कर रहा हूँ। तो इससे पहले 2 चैप्टर का हो चुका है, तो आप लोग उसे देख लें और उससे जो क्वेश्चंस वगैरह बनता है वो भी मैं उसमें बताते रहता हूँ कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये MCQ आएगा और इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आप लोग तो वैसे भी चालाकी हो, तो पैटर्न तो आपको पता ही होगा, आपका सीनियर भाई ने, और जो आपके ऑफलाइन के अगर कोचिंग्स जो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उन लोगों ने भी बता रखा होगा, और अगर नहीं बताया है तो हम तो है ही हैं, है ना। लेकिन एक गारंटी तो है कि अगर आप यहाँ से हिंदी पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर को। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ये गद्यखंड है, ठीक है। इसकी सारांश को देखते हैं। सारांश लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले लेखक परिचय देते हैं, उससे जो चेक करने वाला कॉपी होता है एग्जामिनर, उसको आकर्षित करते हैं अपने कॉपी की तरफ, है ना। लेखक परिचय पहले दे देंगे तो उससे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो देख करके वो एग्जामिनर मार्क्स काटने से कतराएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसे अलग अलग, टीचर अलग अलग तरह से डिज़ाइन करता है, तो हमने इसे थोड़ा अलग तरह से किया है, क्योंकि मैंने भी अपने एग्ज़ाम में कुछ इसी अंदाज से लिखा था तो मुझे ये मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो देखो, जो संपूर्ण क्रांति है उसके जो लेखक परिचय है, यानी जो उसका लेखक है उसके बारे में इसमें जानेंगे, है ना। लेखक परिचय, लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में और इनकी निधन हो गई थी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान है इसका सिताब दियारा गांव, और माता पिता जो है, माता का नाम था फूल रानी और तब पिता का जो नाम है वो था हरसुद दयाल, ठीक है। लेखक परिचय से आपके एग्ज़ाम में MCQ में भी आ सकते हैं, ठीक है। MCQ में आता है कि हाँ बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, या फिर संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या है। तो लेखक परिचय से आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस बन गया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने संपूर्ण क्रांति के सारांश की तरफ। संपूर्ण क्रांति जो है वो एक भाषण है, ठीक है। ये भाषण हमारे जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसी को इन लोगों ने क्या किया, एक अच्छी भाषण थी इसलिए इसे हम लोगों ने किताब में दे दिया गया है, और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोगों को मिलेगा कि किस तरह से हमें नेतृत्व करना चाहिए, किस तरह से अपने समाज को लेके चलना चाहिए, किस तरह से सरकार से सवाल करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ हमें इस कहानी में बताया गया है, और एक सरकार के प्रति हमारी क्या फ़र्ज बनती है, सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल हमारे इस पाठ में दिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा पाठ है। और अगर आप क्लास 12 में हो और इन सवालों का जवाब नहीं पता होता है तो बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए हर एक बच्चा को, ठीक है। तो आइए बढ़ते अपने पाठ की तरफ, ज़्यादा बात को लंबा ना करेंगे। संपूर्ण क्रांति भाषण का सारांश कुछ इस तरह से है, आप लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। दोस्तों, लोकनायक जो है वो हम जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, ठीक है। आपसे MCQ में पूछेगा लोकनायक के नाम से हम किसे मानते हैं, तो आप बोलेंगे जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। और ये जो भाषण था वो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन्म मुक्ति पटना से प्रकाशित है,
भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। ठीक है, ये जो संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, जो कि इमरजेंसी के टाइम में, उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके टाइम में एक इमरजेंसी लागू किया गया था, जो हमारे जयप्रकाश नारायण द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, है ना। तो उसी दरमियान इन्होंने जो भाषण दिया था उससे ही रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है, तो उसमें हुआ ये था कि किसान, मजदूर, बड़े बुजुर्ग सब आए थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले लोग थे और सबसे ज़्यादा जो उत्साहक लोग थे इस आंदोलन को बढ़ाने वाले, उनमें थे हमारे युवा। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में बोलते हैं कि हमारे बीच जो दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी नहीं रहे। होता ही है कि जब भाषण के लिए अब आंदोलन के दरमियान जाते हैं तो उसी दरमियान इन दो लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये एक ऐसे कवि थे, ऐसे लेखक थे जिनके कवि के शब्दों में इतनी ताकत थी इनके कविताओं में कि लोग इनके कविता सुन करके ही और उत्साहक हो जाते थे और आंदोलन को और क्रांतिकारी बना सकते थे। लेकिन ये नहीं है तो उसके लिए इन्हें बहुत अफसोस होती है। जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी मैंने खुद से नहीं लिया है कि हाँ मुझे क्रांति को आगे ले जाना है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये जो है मुझे आप लोगों ने ही दिया है। मैं यहाँ पे जो नेता बनूंगा तो मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं बनूंगा कि हाँ भाई सिर्फ अगुवाई करने के लिए चला आया हूँ। मैं जो काम करूँगा उसमें होगा ये कि मैं बातें तो सब लोगों की सुनूंगा, सबकी पक्ष लूँगा, सबकी बात को सुनूंगा, लेकिन जो अंतिम फैसला करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा। ये कहते हैं। ठीक है, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे मिलने के लिए बहुत से नेता लोग आए और लोगों ने मुझे उत्साह दिया, मुझे इस जो क्रांति कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन वहीं पे कुछ नेता ऐसे हैं जो मेरे इस आंदोलन के खिलाफ हैं, मुझे इस आंदोलन को बढ़ाने से रोक रहे हैं। बोलते हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए, मेरे इतने अच्छे काम के पीछे वो लगे हुए हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वो चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधित्व पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। हमारे जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि मेरे बहुत से मित्र हैं जो मुझे इंदिरा गांधी से मिलाना चाहते हैं और उनसे मिला करके इस आंदोलन को यहीं पे रोकवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। जयप्रकाश नारायण बहुत बार नेहरू जी और हमारे बापू गांधी जी के बारे में भी आलोचना करते हैं और उनकी बातों को टकते हैं। वो बोलते हैं कि राजनीति में जो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इतना जो रिश्वतखोरी है, हर जगह पे लूट मार है, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है
कि चुनाव में जो खर्चे होते हैं प्रचार करने के लिए, वोट करने के लिए, लोगों को पैसा देना, घूस दे करके वोट खरीदना, इन सब के वजह से ही भ्रष्टाचारी बढ़ी है। आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इलेक्शन के दरमियान आपके ग्राम पंचायत में जो मुखिया हो, सरपंच हो और बाकी चीज़ें जो होती है, नेताओं की जो इलेक्शन होती है, उस दरमियान आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में आपके घर वाले भी बहुत से होंगे जो क्या करते हैं, इलेक्शन के लिए पैसा चार्ज करते हैं ना, कि हाँ भाई आप मुझे 500 दो तो मैं वोट दूंगा, आप मुझे 1000 रुपया दो तो मैं वोट दूंगा। तो इस वजह से वो नेता इलेक्शन तो लड़ने आता है भाई कि हाँ भाई कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन पैसे की ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से वो लोग आगे जा कर के फिर बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसा खर्च करा है, लाखों रुपया उन्होंने इलेक्शन के टाइम खर्च किया है, तो उसे तो रिटर्न करेगा ना, उसे तो वो वापस करेगा। और आप वो हक खो देते हैं कि हाँ आप अपने नेता से जा कर के बोले कि हाँ सर आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्शन के वक्त अपने मत को बेचा था, और जब कोई चीज़ बिक जाती है तो उसके हकदार आप नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए इलेक्शन के दरमियान अगर कोई पैसा लेता है तो वो फिर अपने नेता को ये नहीं बोल सकता कि हाँ आप ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वही बोलते हैं ये कि जो इतना खर्च किया जाता है प्रचार के लिए, पंपलेट्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, है ना। और अभी के दरमियान आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। तो उसमें करोड़ों रुपया का जो खर्च आता है, वो पैसे आते कहाँ से हैं? तो हम जनता की टैक्स से, है ना, हम जनता की टैक्स से। और वो टैक्स हम खुद देते हैं, है ना। तो हमारे पैसे से ही लोग वोट करवाते हैं और हमें लूटते हैं, है कि नहीं? बात सही है। तो वही ये बोलते हैं कि जो इतना ज़्यादा खर्च हो रही है उसके वजह से ही यहाँ पे भ्रष्टाचारी बढ़ी है। और ये बोलते हैं कि इलेक्शन के वक्त ही हमें नेता लोग याद करते हैं, उसके बाद तो वो भूल जाते हैं कि भाई किसी ग्राम का फलाना नाम था, वहाँ पे फलाने लोग रहते हैं, वहाँ की ये समस्याएं हैं, ये वो लोग भूल जाते हैं। ये हमारे लेखक बोलते हैं। चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधित्व पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जिनका यह भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। लेखक बोलते हैं कि बहुत से देश में प्रेस और पत्रिकाएं जो है वो प्रतिनिधियों पर बहुत सी चीज़ों के लिए अंकुश लगाते हैं, रोक लगाते हैं कि हाँ भाई आप ये गलत कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं करें। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ का बहुत कमी है। आप आज के दौर में भी देखेंगे तो हमारी जो मीडिया है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे देश के और संविधान के रक्षक है, ये हमारे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद के बोलते हैं ना, कि ये हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, चौथे पिलर है। तो लेकिन मीडिया भी क्या होती है कि उन्हीं पार्टियों द्वारा बनाई गई होती है, उन्हीं पार्टियों द्वारा उनके खर्चे चलाए जाते हैं, इसलिए मीडिया भी अपनी आवाज़ को बंद करके रहती है और उन पार्टियों के खिलाफ नहीं बोल पाती है। यही ये बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का ये जो भाषण था, ये एक लंबा चौड़ा कहानी का पात्र है, जिसे मैंने क्या किया कि छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ही मैंने इसमें डालने का कोशिश किया है, ठीक है। क्योंकि सारांश है तो सारांश की भी एक सीमा रेखा होती है, इसलिए मैंने इसमें इतना ही डाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा संपूर्ण क्रांति का सारांश रहा। और दोस्तों इसकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगी वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, लेकिन पहले सारांश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चंस बनेंगे 2 नंबर और 5 मार्क्स के, उसे भी करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, और एग्ज़ाम्स में सारांश आते हैं बच्चों, तो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।